अपने बीच भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, केंद्रीय महिला बाल विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी आपको संबोधित करेंगी। मेरा विनम्र निवेदन है श्रीमती स्मृति ईरानी जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। देवी और सज्जनों, गत 9 वर्ष नव भारत के निर्माण को समर्पित, महिला कल्याण को और महिला के उत्थान को समर्पित सरकार की महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत किए गए कुछ प्रयासों को आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय विशेषता गठित किया गया ताकि देश भर में आंगनवाड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। 2014 में प्रधान सेवक की भूमिका में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह दिशा निर्देश था कि पूरी सरकार में महिला के संरक्षण हेतु भी प्रयासरत सरकार के समन्वय की जिम्मेदारी इस मंत्रालय के अंतर्गत आनी चाहिए। इसलिए हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सुपोषित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 18 मंत्रालयों का एक संपूर्ण प्रयास पोषण अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। आज ये कहते हुए आनंद है कि जिस आंगनवाड़ी क्षेत्र के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो 1970 के दशक से चल रहा है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 4 दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी से समाधान देने के लिए प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हम हर बेनिफिशियरी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर नामक टेक्नोलॉजी की एक व्यवस्था देश के 13,90,000 आंगनवाड़ीज में स्थापित की, जिसके चलते 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी गर्भवती महिलाएं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, जिसमें से 92% आधार सीडेड हो चुके हैं, उनको आंगनबाड़ी व्यवस्था से रियल टाइम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया। कुछ लोगों का यह मानना था कि ग्रामीण अंचल में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हर महीने बच्चों का वजन होता है, लंबाई नापी जाती है, वो रियल टाइम डेटा भारत सरकार के सामने उपलब्ध कराया जाता है। एक आंकड़ा आपको बताना चाहती हूं, मार्च के महीने में 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में
देश में 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों का डेटा आंगनवाड़ी की हमारी बहनों ने ट्रैकर के माध्यम से प्रदेश और देश की सरकार को प्रेषित किया। बेनिफिशियरी तक व्यवस्था पहुंची कि नहीं, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने हर महीने लाभार्थी को फोन से संपर्क करने की व्यवस्था बनाई, एसएमएस से संपर्क करने की व्यवस्था बनाई और 75 लाख से ज्यादा एंगेजमेंट्स गत 2 महीने में हो चुके हैं। ये विषय शायद ही कभी सुर्खियों में आए, इसलिए मैं विशेष आपको यह आग्रह करती हूं कि ये जानकारी इसीलिए भी पहुंचाएं क्योंकि आंगनबाड़ी की व्यवस्था से और सरकार की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके अंतर्गत गर्भवती माताओं को बैंक के खाते में कैश ट्रांसफर की भी व्यवस्था महिला और बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हुई। दोबारा कहती हूं आग्रहपूर्वक कि ये आंकड़ा भी शायद ही कभी चर्चा में आता है, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि देश में 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से जुड़कर 5,000 रुपए का कैश बेनिफिट अपने बैंक के खाते में प्राप्त किया। अब तक 13,650 करोड़ रुपया लगभग महिलाओं के बैंक खाते में पहुंच चुका है। मैं आनंदित हूं ये कहते हुए कि बेटियों के संरक्षण और माता के संपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते हुए हाल ही के बजट में भारत सरकार ने अब यह तय किया है कि अगर दूसरा बच्चा लड़की होगी तो 6,000 रुपए सीधा ऐसी माता के बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आज आप में से कई यहां विशिष्ट पत्रकार विद्यमान हैं जो साक्षी रहे जब कांग्रेस की सरकार ने निर्भया फंड की घोषणा की थी साल 2013 में। यह कहना उचित होगा कि साल 2013 में घोषणा तक अपने आप को सीमित रखने वाली कांग्रेस सरकार ने एक भी महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया। आज 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार निर्भया फंड के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश की सरकारों के साथ और अन्य भारत सरकार के प्रकल्पों के साथ 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रेज किया। 6,712 करोड़ के फंड्स को रिसीव करवाया और वर्तमान में प्रदेश सरकारों को मात्र इसी फंड से 4,923 करोड़ रुपया भारत सरकार दे चुकी है। कई लोगों को यह जानकारी नहीं कि साल 2014 से पहले अगर महिला किसी मुसीबत में होती तो मेडिकल व्यवस्था, पुलिस का सहयोग, लीगल सहयोग, ऐसा कोई भारत सरकार का प्रकल्प नहीं था देश में जिससे महिला को संरक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि देश के हर जिले में महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर बने। 801 सेंटर भारत सरकार ने अप्रूव किए। वर्तमान में
733 सेंटर्स देश में फंक्शनल हैं। प्रदेशों से मांग आई कि जहां जहां जिस जिले की आबादी ज्यादा है या जहां पर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिला के खिलाफ वारदातें ज्यादा हैं, वहां पर वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब 300 और सेंटर्स खोलने का बजट भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। यह भी कहना उचित होगा कि भारत सरकार ने प्रदेश भर में, आप चाहे जिस भी प्रदेश के हों, वहां जो महिला हेल्पलाइन चलती है, वो महिला हेल्पलाइन भारत सरकार के सौजन्य से चलाई जाती है। आज हमारे देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइंस ने भारत सरकार के इस प्रयास के माध्यम से 1,26,00,000 कॉल्स को अटेंड किया, जिसमें से 64 लाख महिलाओं की मदद हुई। ये सब भारत सरकार, प्रदेश सरकारों के समन्वय से और भारत सरकार की निधि से संभव हुआ है। देश भर में जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम चलता है, वो निर्भया फंड के अंतर्गत भारत सरकार चलाती है। 112 ये नंबर निश्चित रूप से आपने सुना होगा। मोबाइल ऐप बेस्ड सिस्टम भी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन शायद ही कोई ये जानता है कि अब तक 29 करोड़ कॉल्स इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ने भारत में अटेंड की हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि देश में मांग उठी थी कि जो प्रमुख शहर हैं उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया जाए। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए इन 8 शहरों में फंड्स को उपलब्ध करा दिया गया है। महिला संगठनों द्वारा यह मांग उठी थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशली जो वायलेंस अफेक्टेड, हिंसा ग्रहित महिला का संरक्षण करने का जिनके पास दायित्व है, उनकी विशिष्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब तक भारत सरकार ने ऐसे 25,000 ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। संकल्प भारत सरकार का था कि हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बने। अब तक देश में 13,550 महिला हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराए गए हैं। देश में जो लोग क्राइम प्रिवेंशन के लिए समर्पित हैं, उनका ये निवेदन था कि सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराया जाए। अब तक 14,500 सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। डीएनए लेबोरेटरी चंडीगढ़ का उद्घाटन 2019 में हुआ। 30 राज्यों को फोरेंसिक साइंस लैब्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता समर्थन दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स महिला को न्याय समय अनुसार कानून की परिधि में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए
भारत सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश में स्थापित की, जिसमें से 418 कोर्ट्स विशिष्ट रूप से पॉक्सो कोर्ट्स हैं। पिछले महीने तक का आंकड़ा है 1,60,000 से ज्यादा केसेस अब तक सिर्फ पॉस्को के इन कोर्ट्स में न्याय संगत समाधान तक पहुंचाए गए हैं। जिन लोगों को सजा होनी थी उनको भी कानून के तहत सजा दिलवाई गई। आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की शायद ही बात होती है। हमारे देश में कभी भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की व्यवस्था जिलावार नहीं थी। जिलावार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स अब 780 से ज्यादा ऑपरेशनल हैं। आज ये भी बताना उचित होगा, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम्स 983 रेलवे स्टेशंस के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से 340 से ज्यादा फंक्शनल है, कंप्लीटेड हैं। एक तरफ महिला संरक्षण, महिला पोषण, दूसरी ओर बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से यहां कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने शायद पार्लियामेंट में पॉक्सो के अमेंडमेंट की चर्चा को कवर किया है। आपको याद होगा, पॉक्सो के संदर्भ में मैंने विशेष आग्रह पार्लियामेंट में रखा था कि हम चाहते हैं कि हर वो संस्थान जहां पर बच्चे हैं, वहां संस्थान में किसको आप काम पर रखते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कराएं। आज भारत सरकार के पास ये एनसीआरबी के माध्यम से मुझे डेटा आया है, 5 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। आप जानते हैं 1930 साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। हमारा ये भी प्रयास था कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्टिंग अलग से की जाए ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में मदद हो। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि 12 लाख से ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंडर्स का डेटा आज हमारे पास है। पुनः ये मात्र मेरे एक मंत्रालय का ब्यौरा है। आप में से कई लोग इस बात से परिचित हैं कि मोदी सरकार ने महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 27 करोड़ महिलाओं का जनधन का अकाउंट खोला। 27 करोड़ 70 लाख मुद्रा लोन्स मात्र महिलाओं को दिए। 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव, ये भी महिला उत्थान की दृष्टि से सरकार का एक सराहनीय कदम रहा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 18 लाख खोले गए। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक वक्त था जब सरकारें कहती थी महिला का उत्थान करो। अब वक्त आया है जब हिंदुस्तान कहता है राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो महिला नित विकास जरूरी है।
Does anybody want me to say this in English? I'll leave the floor open for questions. Well, madam, like I said, if you had been witness to my interventions on the POCSO amendment, you would know that we have said consistently our endeavor is to ensure that there is police verification done by every establishment that serves the cause of children, to ensure that we compile data on sexual offenders so that police verification can be facilitated. Today, unfortunately, we have a data of over 12 lakh sexual offenders in the country. That the National Cyber Crime Reporting Portal has had over 5 crore visitors. That itself shows that people want to use every technological tool the government provides to ensure that they are better informed, especially if they want to dedicate themselves to the cause of safety of children. नीरज पांडे एबीपी। मेरा सवाल आपसे थोड़ा पॉलिटिकल है क्योंकि आपने इतना मंत्रालय के बारे में बताया, आपके पास माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है। राहुल गांधी हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, आपका क्या ओपिनियन है? नीरज जी, मुझे लगता है कि एक सरकार की प्राथमिकता हर वर्ग के लिए सुनिश्चित इस बात से भी होती है कि वित्तीय आवंटन किसी वर्ग, किसी समुदाय अथवा किसी दरकार के लिए कितना किया जाता है। तो जो गांधी खानदान अपने आप को संरक्षक बताता है मुस्लिम समुदाय का, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी सरकार में महज 12,000 करोड़ रुपया का खर्चा दिखाया गया और गत 9 वर्षों में मोदी सरकार में 31,450 करोड़ का खर्चा किया गया। एक और छोटा उदाहरण, जो गांधी खानदान अपने आप को माइनॉरिटीज का संरक्षक कहता है, जब वो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हमारे देश में चलाते थे तो उनका आवंटन था मात्र 860 करोड़। मोदी सरकार में यह आवंटन बढ़ाकर 2,691 करोड़ किया गया। मुझे लगता है ये आंकड़े अपने आप में कांग्रेस की सच्चाई बताते हैं। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे, यूएस ट्रिप पे है, वहां से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अपने वाशिंगटन दौरे में वहां पे एक ऐसे डिप्टी सेक्रेटरी से मिले नॉन करके, जिनके बारे में ये कुख्यात है काफी कि दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये कह चुकी है और आप में से कई मीडिया नेटवर्क्स इस बात को पहले से ही जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि कैसे कांग्रेस का नेतृत्व हमारे लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की गतिविधि का बढ़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। इतने असहाय क्यों है गांधी खानदान के लोग? यतीन्द्र शर्मा। मैम, 9 साल की उपलब्धियां आपने गिनाई, लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि 9 साल में देश पूरा बर्बाद हो चुका है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर इसके मारना पड़ेगा। 23 जून को वो सब इकट्ठे होकर पूरा विपक्ष मीटिंग कर रहा है। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अरुण, CNN। Ma'am, on one hand, you are celebrating 9 years of Modi government, and in that regard, you're doing various programs. Parallelly, we are seeing Rahul Gandhi running a Mohabbat ki dukaan in the United States, and in fact, before the visit of Prime Minister Modi. Well, for a lady to converse on a topic called Mohabbat ki dukaan would be a tad bit unchivalrous. But let me say this. When you talk about Mohabbat, does that include killing of Sikhs? When you talk about Mohabbat, does that include kidnapping of women in Rajasthan
When you talk about mohabbat, does that include denouncing the Hindu way of life? When you talk about mohabbat, does it mean partnering with those who want to bring India to a standstill? When you talk about mohabbat, does that mohabbat compel you to go seek outside intervention against your own democracy? तो ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी पॉलिटिकल सियासत से है? पूछे हिंदी में, भाई साहब तो बोलेंगे, गुजराती में पूछ लेंगे, बंगाली में तो भी बोल देंगे। एक महिला के लिए इन शब्दों के ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, लेकिन बिना छिचोरापन दिखाए इतना कहना चाहती हूं, ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी मोहब्बत है? मोहित भट्ट। You talked about Singol. We saw that how when the Prime Minister looked at Singol in Lok Sabha, we saw the Congress Party called him a king, and now again Congress Party today has tweeted a video saying that Prime Minister Narendra Modi is king of kings, he's capturing the institutions, ED, CBI are being misused. So again and again, this particular attack is coming in from the Congress Party. See, it is incumbent upon the Congress Party to attack the image of Narendra Modi, for they are seeking a way back to power. Modi sits from a position of service, and that is the contrast the Congress can never bridge. I would be surprised if they have one kind word to say about the Prime Minister. The mohabbat does not extend to him. आमोद राय, TV9। मैम, ट्रेन दुर्घटना जब से हुई है बालासोर में, उसको लेकर तमाम रणनीति अभी हो गई है। ममता बनर्जी 2 बार करती हैं और सीबीआई की जरूरत क्या है? ये हमारा है सरकार सीबीआई जांच कर। मैं, क्योंकि ये विषय अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इतना ही कहना चाहूंगी, जिन्हें सत्य से परहेज नहीं, उन्हें सीबीआई से परहेज नहीं होना चाहिए। संजय शर्मा, लोकमत। जी सर। मैडम, मेरा एक बड़ा अलग सवाल है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, जब भी कोई गाड़ी रिटेक्ट कर होती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ महिलाएं बच्चे आपको। एक सेकेंड, यहाँ पर जो सज्जन मोबाइल पर हैं, अगर वो धीमे बोलेंगे तो पत्रकार का प्रश्न सुनाई देगा। जी मैडम, किसी भी सोसाइटी में ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, यहाँ दिल्ली में भी देखते हैं, देश के हर हिस्से में देखते हैं, जब जी रेड लाइट पर कुछ महिलाएं बच्चे हमको हमेशा भीख मांगते नजर आते हैं। जी। क्या आपका मंत्रालय इनके लिए, ऐसी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ काम कर रहा है? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके अंतर्गत प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बच्चे न सिर्फ रेस्क्यू हों बल्कि रिहैबिलिटेट भी हों। इसमें उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमने न सिर्फ बच्चों के संरक्षण के लिए आर्थिक आवंटन बढ़ाया है, आपको कहना चाहूंगी, अगर आप सिर्फ साल 2009 का आंकड़ा ले लें, तब की कांग्रेस सरकार ने 50 करोड़ ही देश भर के बच्चों के संरक्षण के लिए आवंटित किए थे। इस वर्ष का मात्र अगर आप आवंटन देखें तो 1123 करोड़ रुपया बच्चों के संरक्षण के लिए हम लोग प्रदेश सरकारों को व्यवस्था में देते हैं। ये भी कहना उचित होगा कि हमने भारत सरकार के सौजन्य से हर प्रदेश को बोला है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग क्रियान्वित करें। आज हमारे देश में 760 से ज्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कार्यरत हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 780 कार्यरत हैं
और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 774 कार्यरत हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि अब तक भारत की संवैधानिक व्यवस्था में बच्चे के संरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली किसी के पास भी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। अगर आपने जेजे एक्ट के संशोधन में थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की होगी तो आपको ध्यान में आया होगा कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस के समन्वय के साथ ये व्यवस्था अब दी गई है। तो जो गैप था संरक्षण का, जो किसके पास जिम्मेदारी है, उस गैप को हमने 2021 में भरा, उसको नोटिफाई भी कर दिया है। अब एनसीपीसीआर के सौजन्य से प्रदेश की इकाइयां और प्रदेश की सरकारों के माध्यम से जिला की इकाइयों को और भी सुदृढ़ करने का हमारा निरंतर प्रयास है। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। हाँ जी, आपने अपनी 9 साल का बताया कि युद्ध से विकास का काल आपने कहा कि पिछले 9 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ, खासकर आपके अपने मंत्रालय में। कांग्रेस कह रही है कि ये विनाश का काल है और उसका कारण उन्होंने बताया है कि यहाँ के हर संस्थान पर हमले हुए हैं। एक खास विचारधारा ने लोगों के बीच का तालमेल खत्म कर दिया है। केंद्र और राज्य के जो संबंध बेहतर थे उससे नष्ट किया गया है। किस राज्य के साथ संबंध खराब हुआ है? नाम बताएंगे? कौन से वाले राज्य के साथ? क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में जब मैं स्वयं उपस्थित थी तो मैंने कांग्रेस के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां देखा। तो अगर व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी तो वो 2 मुख्यमंत्री क्यों आते? अमित सिंह, मैं इतना ही कहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके संदर्भ में कल ही अपना बयान दे दिया है और वो बयान उचित है। अंतिम प्रश्न अभिषेक। मैम, क्योंकि यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करी, आपका मंत्रालय भी वही है। महिला पहलवानों को लेकर विपक्ष ने बहुत करने की कोशिश की, विपक्ष ने बहुत सारे आरोप भी लगाए, उसमें सारे विपक्ष एकजुट होकर आपके ऊपर निशाना साधने की कोशिश की, पर्सनली आप पर भी और पूरे सरकार पर भी और बीजेपी पर भी। उस पर क्या? कांग्रेस मुझ पर निशाना साधना बंद कर दे भाई साहब, तो उस दिन सूरज दक्षिण से उगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।